गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। डेली करंट अफेयर के आज के इस सेशन में हम 20 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है? देखिए, प्रीवियस एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है अंकटाड। आंसर डी। अंकटाड की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की ये जो संस्था है, ये ट्रेड डेवलपमेंट के लिए ही काम करती है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को भी यही जारी करती है। 2024 की हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। किसने? अंकटाड ने। देखिए, इंटरनली डेटा इस रिपोर्ट का नहीं पूछा जाता, फिर भी जो हाइलाइट्स है हम उनकी बात कर लेंगे, लेकिन आपको तो यहां पर यही याद रखना चाहिए कि रिपोर्ट कौन जारी करता है या किसने जारी की, तो अंकटाड ने। ठीक है, देखिए, अंकटाड की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में अंकटाड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 इसने जारी की। इसकी ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्र स्तर पर एफडीआई पर ही इसका फोकस होता है। यह रिपोर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही तैयार की जाती है, और इसी के आधार पर अलग अलग की पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट किए जाते हैं। मैंने आपको फिर बोल रहा हूं कि इंटरनली डेटा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम पूरी रिपोर्ट तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन जो मेन हाईलाइट्स है उनको देख लेते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वैश्विक स्तर पर 2023 में जो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, मतलब ग्लोबल जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2% तक घटा है, और यह घटकर $1.3 ट्रिलियन रह गया है। इसके अलावा विकासशील देशों में भी एफडीआई का प्रवाह घटा है, यह 7% तक घटा है, और इसकी टोटल अगर वैल्यू देखें तो ये $867 बिलियन रह गई है। ठीक है, जबकि विकासशील एशियाई देशों की बात करें तो ये 8% तक है, इसमें भी कमी आई है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें निवेश में भी 10% से अधिक की गिरावट आई है, और भारत, पश्चिम और मध्य एशिया के जो देश है वहां पर दोनों ही क्षेत्रों में एफडीआई में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में जो चीजें हाईलाइट करी है वो मैंने आपको यहां पर कैजुअली बता दी। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये अंकटाड जारी करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अंकटाड देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है अंकटाड। स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। देखिए, आज मैं आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन नहीं दूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे के, आज मैं आपको मिड वीडियो में ही सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से नोट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए दे दूं? ठीक है, तो इंटरपोल हमने कल के सेशन में पढ़ा था, हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद को अंकटाड रिपोर्ट देता है अपने सारे कार्यों की। स्थापना हुई थी 1964 और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पिल ने किस देश को प्रभावित किया? तो हाल ही में देखिए एक तूफान आया है एम्पिल नाम का, इसने प्रभावित किया है जापान को। किस ओशियन में आया? तो ये पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है, और सबसे ज्यादा इस तूफान से तबाही मची है जापान में। ओके, देखिए यहां पर अगर आप मैप देखेंगे तो एक टाइफून आया है एम्पिल नाम का, यह आपको देखने को मिलेगा जापान का एरिया है ना। जापान के दक्षिण में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में टाइफून देखने को मिला एम्पिल, जापान के तटों से टकराया, और सबसे ज्यादा तबाही इसने जापान की राजधानी टोक्यो में मचाई है।
प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान को नॉर्मली टाइफून के नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है तूफान एम्पिल। ठीक है, किस देश को प्रभावित किया सबसे ज्यादा? तो जापान को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के तौर पर आप सभी के लिए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज, सभी पीडीएफ 80% ऑफ तक अवेलेबल है। कल के सेशन में भी मैंने आपको इस सेलिब्रेशन के बारे में बताया था। तो अप टू 80% तक सभी कोर्सेज पर, सभी पीडीएफ पर आपको ऑफ मिल जाएगा। आप रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम की निड वाला बहुत सारा कंटेंट वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। और पेरिस ओलंपिक की बुक के बारे में आपको बता ही चुका था, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। बुक 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए 1971 स्ट्रेटेजिक कैंपेन वेलोर, इस बुक की अगर हम बात करेंगे ना, तो 1971 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक वॉर हुई थी, जिसके बाद एक देश अलग हुआ था, एक नया देश बना था 1971 में। बताना कौन सा देश है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मिल गया है आपको आज का। 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर की बात करें तो इस बुक को लिखा है सत्यजीत लाल ने। किसने लिखा है? सत्यजीत लाल। हाल ही में देखिए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, इन्होंने 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर का विमोचन किया है, इसे लॉन्च किया है। बुक सत्यजीत लाल के द्वारा लिखी गई है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को हमने कितने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से जीता था, कौन सी पॉलिसीज, कौन सी स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी, क्या डिप्लोमेसी हमारी थी, इन सभी पर आधारित यह बुक देखने को मिलती है। और किस तरीके से पाकिस्तान से अलग होकर एक नए देश का निर्माण हुआ भारत के सहयोग से, तो इन सभी के बारे में बताया है। नया देश कौन सा बना, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। 1971 स्ट्रेटेजिक कैंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? सत्यजीत लाल के द्वारा, जिसका हाल ही में विमोचन किसने किया? एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है वीवीएस लक्ष्मण की। आंसर सी हो जाएगा। वैसे वीवीएस लक्ष्मण पहले से ही इस पद पर थे, इनका कार्यकाल बढ़ा है 1 साल के लिए। ठीक है, तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है वीवीएस लक्ष्मण, नाम सुना होगा आप सभी ने। इन्हें हाल ही में इंडियन नेशनल क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख का जो कार्यकाल है, इनका 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वैसे इनका कार्यकाल सितंबर 2024 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में खत्म होने वाला था, तो अब 1 साल का कार्यकाल बढ़ा, मतलब ये 2025 सितंबर तक अपने पद को होल्ड करेंगे। 2021 में इन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया था। कौन? वीवीएस लक्ष्मण। अब बीसीसीआई ने इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया? 1 साल के लिए। कब तक? सितंबर 2025 तक। देखिए यहां पर आपको नेशनल क्रिकेट एकेडमी ये कंफ्यूज कर रही होगी। इसकी स्थापना देखिए सन 2000 में की गई थी और बेंगलुरु में ये देखने को मिलती है। बीसीसीआई के अंडर में ही ये एकेडमी काम करती है। एक ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी नए क्रिकेटर आते हैं, युवा क्रिकेटर आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। इसके हेड के रूप में 1 साल के लिए कार्यकाल किसका बढ़ा? वीवीएस लक्ष्मण का, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई या शुरुआत की जाएगी? तो देखिए भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में विज्ञान और किसानों को, वैज्ञानिक और किसानों को आपस में जोड़ने के लिए और किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों की बात नाम के एक प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। किसानों की बात, ठीक है। देखिए यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर
एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान किया जाए, कैसे? साइंटिस्ट और जो किसान हैं वो आपस में इस प्रोग्राम के माध्यम से बात कर पाएंगे और किसान डायरेक्टली अपनी जो भी हर्डल्स हैं एग्रीकल्चर में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो डायरेक्ट वैज्ञानिकों से डिस्कस करके उसका समाधान ले पाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है किसानों की बात। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इसे अनाउंस किया ताकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की इसकी बात करते हैं तो किसानों की एक तो आय दुगनी हो और इसके अलावा उन्हें पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सके। उनके एग्रीकल्चर लैंड के लिए, फसलों के लिए कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट है, कैसी टेक्निक बेस्ट है, कौन से इक्विपमेंट बेस्ट है, ये सभी उनको कृषि वैज्ञानिक बता पाएंगे। तो किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों की बात नाम के प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में की गई। चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो गुआम आइलैंड की बात करें, गुआम द्वीप की बात करें तो यह देखने को मिलता है हमें पैसिफिक ओशियन में। आंसर डी। पैसिफिक ओशियन में अगर हम लोकेशन देखें तो आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में गुआम आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, यह जापान के आपको पास में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गुआम आइलैंड है। ठीक है, अमेरिका के अंडर में ये अभी सुर्खियों में क्यों है? तो आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास हवाई द्वीप पर यूएसए में आयोजित किया गया था जिसका नाम था रिम्पेक। हमने इसकी बात की थी, रिम्पेक 2024 हवाई द्वीप यूएसए में आयोजित किया गया। हवाई द्वीप देखें तो हम यहां पर हमको पर्टिकुलर समुद्र में हमको हवाई द्वीप देखने को मिलेगा। हमारे यहां से हमने जिसे भाग लेने के लिए भेजा था यहां पर वो है आईएनएस शिवालिक। अब ये आईएनएस शिवालिक हाल ही में यूएसए में रिम्पेक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के बाद गुआम आइलैंड पर वापस आया है, गुआम आइलैंड पर पहुंचा है। तो गुआम आइलैंड यहां पर सुर्खियों में है। पर्टिकुलर हमको इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में यह हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में मारियाना द्वीप श्रृंखला है एक। ठीक है, श्रृंखला में सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है गुआम द्वीप, सुर्खियों में। इसका जो निर्माण है ना वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा हुआ है, पूरी मारियाना द्वीप श्रृंखला जिसका गुआम एक द्वीप है, यह पूरी ही द्वीप श्रृंखला वॉल्केनिक इरप्शन से डेवलप हुई है। कभी स्पेन के अंडर में थी लेकिन 1898 में जब स्पेनिश और अमेरिका के मध्य में वॉर हुई थी तो स्पेन ने हारने के बाद यह आइलैंड दे दिया था अमेरिका को। तब से मारियाना द्वीप श्रृंखला के गुआम द्वीप पर अमेरिका का कब्जा देखने को मिलता है। तो गुआम द्वीप यूएसए का द्वीप है, हमको देखने को मिलता है उत्तरी प्रशांत महासागर में। यहां के जो मूल निवासी है चमोरोस के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? चमोरोस। ठीक है, किस संस्था द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया? तो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स ध्यान से पढ़िएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, देखिए इस इंडेक्स में नॉर्मली किस चीज की बात की गई है इसको समझिए। इस इंडेक्स में इन चीजों पर, इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि भैया कोई भी व्यक्ति ऐसे क्या कारण है कि वो गरीबी की तरफ बढ़ता जाता है, गरीबी की ओर कौन से कारण व्यक्ति को धकेलते हैं, इन सभी अलग अलग बिंदुओं पर इस इंडेक्स में चर्चा की जाती है। ठीक है, नॉर्मली 3 क्रिटिकल डायमेंशन की यहां पर बात की जाती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिजास्टर और लिविंग स्टैंडर्ड। इसको मापने के लिए 12 अलग अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता और फिर इस आधार पर जो लघु द्वीपीय देश हैं और डेवलपिंग जितने भी कंट्रीज है उनको कम ब्याज दर पर वित्त पोषण या ऋण प्रदान किया जाता है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि यूएन के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन।
जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो बहुत ही सुर्खियों में रहता है, आपको हर 1-2 महीने में सुर्खियों में देखने को मिलेगा। यूक्रेन में आंसर बी। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तो जो यूक्रेन की सेना है ना वो जो रशिया की सेना है ना वो यूक्रेन में जपोरिजिया पावर प्लांट तक पहुंच गई थी और इन क्षेत्रों पर भी रूस की सेना का वर्तमान में कब्जा है। अभी सुर्खियों में क्यों है सर? अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भैया यहां पर अभी ड्रोन हमला हुआ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। क्या नाम है? जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस पर ड्रोन अटैक हुआ है भाई, 2-3 महीने पहले भी हुआ था, तब भी हमने बात की थी। इसीलिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसने चेतावनी जारी की है कि भैया दोनों सेनाएं, क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही है। यूक्रेन का कहना है रशिया ने अटैक किया, रशिया का कहना है यूक्रेन ने अटैक किया। यूक्रेन बोल रहा है हम अपने ही देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्यों अटैक करेंगे, ठीक है। और रशिया का कहना है क्योंकि हमारी आर्मी का वहां पे कब्जा है तो हम सबको बर्बाद करने के लिए वो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ाना चाहता है। कौन? यूक्रेन। लेकिन आप समझो ये दुनिया के 10 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है और यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इवन यूरोप का भी। अब ये अगर डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब तबाही मच जाएगी, है ना, क्योंकि रेडिएशन लीक होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट है। देखिए यूक्रेन में स्थित जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है भाई, ठीक है। 1984 से 1995 के मध्य में यहां पर 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इकाई कमीशन की गई है। 6 अलग अलग हमें इकाइयां देखने को मिलती है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हर एक की अगर हम देखने जाते हैं तो 1000 मेगावाट है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, है ना। तो भाई बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एलिमेंट है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जपोरिजिया यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 10वां सबसे बड़ा यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के 10 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है, ठीक है। इवन यूक्रेन में जितना भी विद्युत उत्पादित किया जाता है ना, है ना, न्यूक्लियर प्लांट द्वारा, उनमें से 40% अकेले जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में उत्पादित किया जाता है। कहां पर? यूक्रेन में, ठीक है। तो बार बार हमला होता ही जा रहा है भाई, 1.5 साल से यूक्रेन और रशिया के मध्य में युद्ध चल रहा है, तो बार बार इन पर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कोई ना कोई मिसाइल ड्रोन हमला हो ही रहा है, तो काफी सुर्खियों में है, तो आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद 6th भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहां किया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उद्देश्य पता चल जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर यहां पर चर्चा की गई होगी, ठीक है। आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। 6th भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का हाल ही में आयोजन किया गया। भारत की ओर से जो डेलीगेशन ग्रुप यहां पर पार्टिसिपेट करने गया है उसका नेतृत्व मुआनपुई सेयावी ने किया है, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हो, आपको केवल ये याद रखना है कि इस बार 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया वार्ता का? तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। और ऑब्वियस सी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ और ग्लोबल वेलबींग के लिए दोनों देशों के मध्य में समुद्री सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, समुद्री सुरक्षा एटमॉस्फेयर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके एनवायरमेंट को कैसे सुधारा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया गया। वार्ता कहां आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में किस देश के शिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो शिवेलुच वोल्केनो की बात करें तो यह देखने को मिलेगा रशिया में। आंसर बी। रशिया के पूर्व में एक पेनिसुला देखने को मिलता है, कमचटका पेनिसुला। यहां पर आप इमेज देखिए, मैं इधर आता हूं थोड़ा, यह रशिया का पूर्वी एरिया है,
ये कमचटका पेनिसुला है, प्रायद्वीप, ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में पूर्व में देखने को मिलता है। यहां पर पर्टिकुलर एक दो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं हमको, एक है शिवेलुच वॉल्केनो और एक है करीमस्की वॉल्केनो, दोनों रशिया में, ठीक है। कमचटका पेनिसुला के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय और लगातार फटने वाले ज्वालामुखी है दोनों की दोनों। इनमें से हाल ही में शिवेलुच वॉल्केनो में विस्फोट देखने को मिला है रशिया के पूर्व में। ओके, तो हमसे देश पूछा गया था कि किस देश में है, तो यह है रूस में। डन। तो आई होप यहां पर आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में बताए इजीली समझ में आ गए होंगे, एक एक फैक्ट को आपने समझा होगा। बहुत ही आराम से हमने पूरे सेशन को डिस्कस किया है आज। अब आ जाइए लास्ट डे के क्वेश्चन के रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिवीजन में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। आंसर सी। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है, किस प्रोजेक्ट के तहत? तो यह है प्रोजेक्ट भीष्मा। आंसर बी। 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है? कितनी है? 90। भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है राजेश कुमार सिंह को, ठीक है। आगे आ जाएं। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया? तो यह है रसिका दुगल। भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? तो यह है सीबीआई एकेडमी। 2024-25 के लिए प्रांकलन कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है भाई? डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है ना। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना को अनाउंस किया गया? इजीली बता दोगे, उत्तर प्रदेश राज्य। विश्व फोटोग्राफी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को, है ना। चर्चा में रहा बागडोगरा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो बागडोगरा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। आंसर ए। ओके, तो यहां पर आई होप आई थिंक मैंने दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछ लिए हैं। एक तीसरा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं मैं आपके लिए। कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक 3 ही पूछे, जितने भी पूछे हो सबका आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। अब मैं आपको लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर दे देता हूं, ठीक है। चलिए, भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो गेलेफू कोकरापार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा भारत और भूटान के मध्य में। भारत और भूटान। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन? अंशुमन झिंगरन। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। डन। तो मिड वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं आंसर कीजिएगा लाइन से सभी का। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। पेरिस ओलंपिक की ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर उससे अवेल कर सकते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।